नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का ये जो सेशन है वो आपका आर ओ का प्रैक्टिस सेट है। इसमें आपके कुल 140 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो आपको ये पूरा जीएस का ही सिर्फ है प्रैक्टिस सेट। तो यहाँ पर और बाकी हिंदी का तो अलग से चल ही रहा है। ठीक है, तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, हड़प्पा कालीन स्थल लोथल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर है। लोथल की बात कर रहा है और पूछ रहा है कि लोथल जो है वो आपका किस नदी के तट पर है। भोगवा नदी, बिंदार नदी, मादर नदी या फिर सादी कोर नदी पर। ठीक है, तो जो लोथल है वो आपका भोगवा नदी के तट पर है। ठीक है, लोथल कहाँ पर है, तो ये भोगवा नदी के तट पर है। और ये कहाँ है, तो गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में। ठीक है, और ये किस काल का है, तो हड़प्पा कालीन है। खोज की अगर हम बात करें तो एस.आर. राव ने की थी। एस.आर. राव ने इसकी खोज की थी। और यहाँ पर एक गोदीवाड़ा भी मिला है। क्या मिला है, गोदीवाड़ा भी मिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में असत्य कथन युग्म की पहचान करें। चंद्रयान 3 का लिफ्ट भार लगभग 4500 किलोग्राम है। चंद्रयान 3 के लैंडर व रोवर की मिशन लाइफ लगभग 14 लूनर डे है। लैंडर विक्रम का अकेले वजन 1752 किलोग्राम है। और चौथा है, केवल रोवर का भार 26 किलोग्राम है। यहाँ पर आपको बताना है कि निम्न में से सही क्या है। ठीक है, तो इसमें आपका केवल पहला कि चंद्रयान 3 का लिफ्ट भार लगभग 4500 किलोग्राम है यह, और चंद्रयान 3 के लैंडर रोवर की मिशन लाइफ जो 14 लूनर डे है ये गलत है, बल्कि 1 लूनर डे है। और 1 लूनर डे किसके बराबर होता है, 14 दिनों के बराबर होता है। पृथ्वी पर जो 14 दिन होते हैं वो 1 लूनर डे के बराबर होते हैं। ठीक है, और क्या है, लैंडर व रोवर की अगर बात करें, लैंडर विक्रम का अकेले वजन 1752 किलोग्राम है, तो ये गलत है। लैंडर और रोवर को मिलाकर 1752 किलोग्राम है, ना कि विक्रम का है। और केवल रोवर का भार 26 किलोग्राम है, तो ये आपका 26 किलोग्राम रोवर का भार सही है। ठीक है, तो आपका पहला और चौथा दोनों सही है, बल्कि दूसरा और तीसरा गलत है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्लोरीन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं। फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो उसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 60 होती है। नेक्स्ट है, निम्न जीवों में कौन सा जीव भारत में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। तो प्राकृतिक रूप से कौन सा जीव है जो नहीं पाया जाता है, तो वो आपका चीता है, जो प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं पाया जाता है। 1952 में क्या हुआ था कि चीता को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। कहाँ से, भारत से। ठीक है, अगर हम हिम तेंदुए की बात करते हैं जो कि ऑप्शन डी दिया गया है, तो वो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आपको मिल जाएगा। और ये क्या है, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु भी है। क्या, हिम तेंदुआ जो है वो आपका लद्दाख और हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु है। कृष्णगिरी की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में पाया जाने वाला सारस होता है। और उड़न गिलहरी की अगर बात करें तो इसकी भारत में 7 प्रजातियां आपको मिलती हैं। तो इसमें कौन सा सही है आपका, तो ऑप्शन ए सही है कि मूल रूप से चीता जो है वो भारत का निवासी नहीं है, भारत में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपूर्ति, संग्रहण, वर्गीकरण, पृथक्करण एवं पुनर्प्रसंस्करण की 5 चरणों की प्रक्रिया संबंधित है। ये जो इतनी सारी प्रक्रियाएं हैं किससे संबंधित है, तो ये आपकी सारी प्रक्रियाएं की आपूर्ति, फिर संग्रहण, फिर वर्गीकरण और पृथक्करण एवं पुनर्प्रसंस्करण की जो 5 चरण की प्रक्रिया है वो आपकी प्लास्टिक पुनर्चक्रण से संबंधित है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश मिलेट्स कदन पुनरुद्धार कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, मिलेट्स कदन या इसे ही मोटा अनाज भी कहते हैं। ठीक है, या श्री अन्न भी कहते हैं। तो अब इनके कथनों पर हमें विचार करना है। कथन क्या क्या है कि इससे कदन की खेती, उपभोग और प्रसंस्करण को बढ़ावा मिलेगा। इसको 2022-23 से 2026-27 तक संचालित किया जाएगा। इसमें बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, एक कार्यक्रम चलाया गया है, इसे मिलेट्स कदन पुनरुद्धार कार्यक्रम कहा जाता है। तो इसमें से जो आपको जो कथन और 2 कथन दिए गए हैं उनमें आपको बताना है कि कौन से सही हैं। तो जो ये कार्यक्रम चलाया गया पुनरुद्धार कार्यक्रम, तो देखिए वैसे ही मोटे अनाज का जो प्रयोग हो गया था वो कम हो चुका था, तो अब उसी को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया है।
तो इससे क्या होगा कि इससे कदन की खेती, उपभोग और प्रसंस्करण को बढ़ावा मिलेगा। और इसके लिए जो रोड मैप तैयार किया गया है वो 2022-23 से 2026-27 तक इसे संचालित किया जाएगा। तो 1 और 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक बंजर भूमि का विस्तार पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में अगर हम बंजर भूमि का विस्तार देखें तो वो आपका सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाएगा? झांसी में पाया जाएगा। ठीक है, झांसी में उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 3.5% जो भूमि है वो आपका बंजर है। ठीक है, और दूसरे स्थान पर आपका क्या आ जाएगा? आगरा आ जाएगा। टोटल अगर उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 3.54% आपका क्या मिल जाएगा? बंजर भूमि मिल जाएगी, जिसमें सर्वाधिक हिस्सेदारी किसकी है? झांसी की है। उसके बाद दूसरे स्थान पर आगरा की है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में वायु अपर्दन सर्वाधिक मिलता है? वायु अपर्दन अगर हम देखें तो सर्वाधिक कहाँ पर मिलता है? तो ये आपका मथुरा और आगरा में मिलता है। वायु अपर्दन जो है वो मथुरा और आगरा में आपको मिलेगा। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान NEERI महाराष्ट्र में व्यवस्थित है। इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालयों का सही संयोजन क्या है? ठीक है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान के 5 क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ पर आपको मिलेंगे? तो ये मिल जाएंगे आपको दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता में आपको NEERI के जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो मिल जाएंगे। प्रसिद्ध विद्वान लेनपुल ने किसे लघु अकबर की संज्ञा दी थी? लघु अकबर की अगर हम बात करते हैं तो किसे संज्ञा दी गई थी लेनपुल के द्वारा लघु अकबर की? तो ये दारा शिकोह को दी गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेद और उसके ब्राह्मण ग्रंथ में कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। एक तरफ वेद आपको दिया गया है और दूसरी तरफ उससे संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो आपका ऋग्वेद है उसका ऐतरेय ब्राह्मण होता है, ये सही है। यजुर्वेद का आपका शतपथ ब्राह्मण होता है। सामवेद का आपका पंचविश ब्राह्मण होता है। और रही बात अथर्ववेद की, तो अथर्ववेद का टांडव न होकर इसका गोपथ होता है। ठीक है, इसका गोपथ होता है। और जो आपका टांड ब्राह्मण है, ये टांड ब्राह्मण जो है वो पंचविश ब्राह्मण का ही एक अन्य नाम है। यानी टांड ब्राह्मण और पंचविश ब्राह्मण एक ही हैं। अथर्ववेद का यहाँ पर अगर हम बताना चाहें तो ये आपका हो जाएगा गोपथ। ठीक है, तो ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर कि अथर्ववेद टांड ब्राह्मण नहीं होगा, बल्कि ये आपका सुमेलित नहीं है, इसके जगह पर गोपथ। नेक्स्ट है आपका, कौन सा ग्रंथ अर्थशास्त्र पर लिखी गई एक टीका है? तो अर्थशास्त्र पर लिखी गई टीका क्या है? आपका प्रबंध चिंतामणि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शीशम के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शीशम एक पर्णपाती वृक्ष होता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिणी ईरान की मूल प्रजाति है। ये दोनों कथन है। इन दोनों कथनों को आपको बताना है क्या इसमें सही है। तो शीशम एक पर्णपाती वृक्ष होता है, ये सही है। यह भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिणी ईरान की मूल प्रजाति है, ये भी आपका सही है। तो पहला और दूसरा दोनों सही। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में विचार करें। यह पन्ना टाइगर रिजर्व से प्राकृतिक भू क्षेत्रों के माध्यम से जुड़ा हुआ है। दूसरा है, यह उद्यान उत्तर पश्चिम सीमा पर चंबल नदी के साथ रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और कैला देवी वन्यजीव अभ्यारण्य से जुड़ा हुआ है। तो आपका पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 में हमें असत्य युग्म का चयन करना है। देखिए, रामगढ़ बिसधारी टाइगर रिजर्व उसको आपको बताया गया है कि ये राजस्थान में है। रानीपुर टाइगर रिजर्व ये उत्तर प्रदेश है, ये दोनों सही है आपका। कूनो टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, ये भी आपका सही है। दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है वो आपका कहाँ दिया गया है? ये आपका आंध्र प्रदेश में दिया गया है। तो जो दुर्गावती टाइगर रिजर्व है ये आपका आंध्र प्रदेश में नहीं है। ठीक है, तो ये आपका गलत है। तो अगर हम विकल्पों की बात करें तो ये भी आपका कहाँ हो जाएगा? ये दुर्गावती टाइगर रिजर्व भी आपका मध्य प्रदेश में ही आ जाएगा, आंध्र प्रदेश में ये नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये आपका असत्य युग्म है। देखिए, नेहा विपुल की माँ है, रजत नेहा का भाई है,
प्रभाकर रजत का पिता है और प्रभाकर का विपुल से क्या संबंध है। ठीक है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपकी जो नेहा है ये क्या है, नेहा जो है, क्वेश्चन को इधर करते हैं थोड़ा, देखिएगा नेहा जो है वो क्या है, विपुल की माँ है। नेहा जो है वो विपुल की माँ है। ठीक है, रजत नेहा का भाई है, रजत नेहा का भाई हो गया। प्रभाकर रजत का पिता है, प्रभाकर जो है वो रजत का पिता है। प्रभाकर का विपुल से क्या संबंध है, अब प्रभाकर का विपुल से क्या संबंध है, तो इसकी माँ का पिता है जो ये ठीक है, विपुल की माँ का पिता है प्रभाकर, तो क्या हो जाएगा, विपुल का नाना हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नाना या माँ का पिता। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि Q का अर्थ प्लस है, J का अर्थ मल्टीप्लाई है, T का अर्थ माइनस और K का अर्थ डिवाइड है, तो 52K 4Q 6J 12T, फिर 8 का मान बताना है आपको। ठीक है, T 8 का मान बताना है आपको। तो इसमें कुछ नहीं, आप जहाँ जहाँ जो चीज़ें हैं वहाँ आपको रखना है। जैसे 52 है, फिर K है, K का अर्थ यहाँ पर क्या दिया गया है, डिवाइड, आप डिवाइड कर दीजिए, फिर 4 रख दीजिए। Q की जगह पर क्या है, प्लस, प्लस कर दीजिए। फिर 6 है, 6 की जगह पर, और 6 ही रहेगा। J की जगह पर आपका क्या है, इंटू, तो इंटू कर दीजिए। 12 है, T की जगह पर क्या है, माइनस 8। ठीक है, इसी को आप सॉल्व कर लें, इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप पहले 52 को 4 से डिवाइड कर दें। तो इसको जब 52 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 13, प्लस फिर इसे मल्टीप्लाई कर दें, ये आपका आ गया 72 माइनस 8। 72 में से 8 अगर हम घटा देंगे 64, और 64 13 कितना हो जाएगा, 77 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो 77 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको त्रिभुज गिनने हैं। जब आप काउंट करेंगे त्रिभुज, तो यहाँ पर जो त्रिभुजों की कुल संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो टोटल कितने त्रिभुज आ जाएंगे आपके, इसमें टोटल 20 त्रिभुज आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 से 30 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 0 से 1 वर्ष आयु में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म को वर्ष 2026 तक 32 और 2030 तक 22 लाने का लक्ष्य रखा गया है। यानी 2026 तक हम प्रति 1000 जीवित शिशु जन्म पर कितना हम मृत्युओं की संख्या कितनी कर दें, 32, और 2030 तक में कितनी करनी है, 22 करनी है। ठीक है, फिर आपका क्या है, 5 वर्ष से कम उम्र की मृत्यु दर को प्रति 1000 जीवित जन पर वर्ष 2026 तक 35 और वर्ष 2030 तक 25 पर लाने का लक्ष्य जो है वो आपको रखा गया है। तो ये आपके दोनों कथन सही हैं, जो जनगणना के तहत ये जो योजना रखी गई है ये दोनों सही हैं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है, 11 जून 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत प्रदत्त पेंशन राशि को प्रति लाभार्थी 400 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये करने का निर्णय लिया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना के तहत 60 से 79 वर्ष आयु के लाभार्थियों को पेंशन प्रदान किया जाना है। इस 500 रुपये की राशि में 300 रुपये राज्य और 200 रुपये केंद्र का अंश शामिल है। तो ये दोनों कथन सही हैं आपके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नगरों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। मधुपुरी, मथुरा, ब्रह्मचारिणी, बरसाना। ये आपको बताना है कि इसमें से सही सुमेलित आपका कौन सा है जो नगर नहीं है। ब्रह्मवर्त आपका बिठूर है, चंद्रनगर फर्रुखाबाद। तो चंद्रनगर फर्रुखाबाद आपका सही सुमेलित नहीं है, ये फिरोजाबाद का पुराना नाम है।
फिरोजाबाद का, ठीक है। प्राचीन नाम क्या है? चंद्रनगर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है, ठीक है। तो मध्य गंगा नहर आपका क्या है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? बिजनौर, ये तो सही है। फिर सरयू नहर क्या है आपका? सरयू नहर कतरनिया बहराइच, ये भी सही है। घग्गर नहर आपका क्या है? तो ये आपका मिर्ज़ापुर, सोन की सहायक है घग्गर। और मौदहा बांध आपका क्या है? हमीरपुर। यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो यही आपका ऑप्शन अगर जो रहेगा वही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माही गिर जनजातीय समुदाय उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पाई जाती है, ये आपको बताना है। तो ये सही है। बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के मुख्यतः बिजनौर जिले में पाई जाती है, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की टीम को संबोधित करते समय चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट का नाम क्या रखा है? तो इसे शिव शक्ति नाम दिया गया है। जहाँ पर लैंड किया था तो उसे शिव शक्ति नाम दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कहां पर विकसित किया जाएगा? भारत का जो पहला कार्बन न्यूट्रल गांव है वो आपका ठाणे महाराष्ट्र में विकसित किया जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मई 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन ISC 2023 में भारत के AI सुपर कंप्यूटर एरावत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसका जो स्थान है वो आपका 75वां स्थान है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्था ने आत्मघाती ड्रोन तैयार किया जो दुश्मन के ठिकाने पर जाकर खुद ही फट जाएगा? तो ये जो संस्थान तैयार किया है वो IIT कानपुर ने तैयार किया है। इस तरीके का जो ड्रोन, आत्मघाती ड्रोन तैयार किया गया है वो कानपुर के द्वारा तैयार किया गया है। निम्नलिखित में किस राज्य द्वारा मिशन नंद बाबा शुरू किया गया है? तो ये आपका जो मिशन नंद बाबा शुरू किया गया है वो आपका उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में कहाँ प्रदेश का पहला रेल हेरिटेज पार्क और रेल कोच रेस्टोरेंट खोला जाएगा? तो ये आपका खोला गया है आगरा में। नेक्स्ट है, प्रतिछाया बैंकिंग का संबंध है तो प्रतिछाया बैंकिंग का संबंध किससे? यहाँ पर आप सारे ऑप्शन देख लें। घरेलू बैंकों की विदेशों में शाखाएं खोलने से है, विदेशी बैंकों द्वारा देश में बैंकिंग गतिविधियाँ करने से है, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना है, या बैंक के कार्य को बैंक द्वारा आउटसोर्स करना है। तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो हम सीधा मिलान कर लेते हैं, बाकी आपका उत्तर तो बन ही जाएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन का कुछ क्रम गड़बड़ा गए थे, तो फिर से देखिए 31 नंबर वहाँ पर 38 आ गया था। तो आइए शुरू करते से। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले उपागम क्या क्या हैं? ठीक है, मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले उपागम आपके कौन कौन से हैं? आपको दिया गया है कि बैंक दर में वृद्धि है, या फिर नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि है, या सांविधिक तरलता अनुपात में वृद्धि है। तो मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए आपका ये तीनों प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, ये तीनों साधन हैं जिनसे मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर? उपयुक्त तो सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जीवों के शुष्क भार का लगभग 49% कार्बन से बना होता है। कुल भूमंडलीय कार्बन का केवल 1% वायुमंडल में समाहित है। जीवों को फास्फोरस की प्राप्ति मुख्य रूप से चट्टानों के अपक्षय से होती है। फास्फोरस चक्र में कार्बन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसमें से असत्य कौन सा है? तो आपका असत्य ऑप्शन डी हो जाएगा कि फास्फोरस चक्र में कार्बन जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है SDG 3, यहाँ पर आपको सही युग्म चयन करना है। SDG 3 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा,
ESDG 8 धारणीय स्वच्छ ऊर्जा, ESDG 11 उत्तरदायी उपभोग व उत्पादन, ESDG 17 सतत विकास हेतु वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करना। तो इसमें से सही युग्म आपका क्या है? तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ESDG 17 जो है वो सतत विकास हेतु वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करना है। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंगाल के मिदनापुर के तामलुक में स्थापित समानांतर सरकार का नाम क्या था? ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 2-3 जगह ऐसा हुआ कि वहाँ पर स्थानीय व्यक्ति ने शासन अपने हाथ में ले लिया था, या एक तरीके से कहते हैं कि खुद को स्वतंत्र वहाँ पर घोषित करा दिया था। तो उसी में आपको बताना है कि जो बंगाल के मिदनापुर में क्या तामलुक में स्थापित जो समानांतर सरकार थी उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था जातीय सरकार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी थी? नील दर्पण नामक पुस्तक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। इसमें नील की खेती के दरमियान जो किसानों पर अत्याचार हो रहे थे उन सारी समस्याओं को उठाया गया था, ये उपन्यास था। तो ये लिखा गया था दीनबंधु मित्र के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम गलघोंटू अधिनियम के नाम से जाना जाता है? तो गलघोंटू अधिनियम आपका कौन सा है? तो ये देसी भाषा प्रेस अधिनियम 1878 जो है वो आपका क्या है? गलघोंटू अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या हुआ था? लॉर्ड रिटन के समय देसी भाषा में प्रकाशित समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए ये आपका अधिनियम लाया गया था। नेक्स्ट है, कम्युनल अवार्ड ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय दलितों को पृथक निर्वाचन प्रदान करने के लिए वर्ष 1932 ईस्वी में प्रदान किया गया था। उस वक्त ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो क्या थे? रैमजे मैकडोनाल्ड थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। एक तरफ आपको योजनाएं दी गई हैं और एक तरफ आपका प्रारंभ वर्ष दिया गया है। तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना जो है वो कब शुरू की गई थी? तो ये 31 मई 2019 को शुरू की गई थी। ठीक है, कब शुरू की गई थी? तो 31 मई 2019 को शुरू की गई थी, यानी 4। फिर किसान संपदा योजना की बात करें तो ये 26 मई 2017 को शुरू की गई थी। 26 मई 2017 को, यानी बी का अगर हम देखें तो 3 हो जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो शुरू की गई है वो कब शुरू की गई है? वो 18 फरवरी 2016 में शुरू की गई है, यानी सी का दूसरा हो जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की अगर हम बात करते हैं तो ये कब शुरू किया गया? तो ये 1 जुलाई 2015 को ही शुरू किया गया था। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। तो 4, 3, 2, 1 आपका कोड सही हो जाएगा, जो होगा वही आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 4, 3, 2, 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI की स्थापना कब हुई थी? IFCI की स्थापना की अगर हम बात करें तो ये जुलाई 1948 में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? जुलाई 1948 में की गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा यस्य भुगतान संतुलन के भाग हैं? भुगतान संतुलन के कौन भाग हैं? चालू खाता, पूंजी खाता, अशुद्धियाँ तथा भूलें, विदेशी मुद्रा, प्रारक्षित कोष में परिवर्तन। इनमें में से कौन कौन है जो भुगतान संतुलन के भाग हैं? तो इसमें सभी जो है, सभी कथन जो है वो भुगतान संतुलन के भाग हैं। ये सारे जो हैं भुगतान संतुलन के भाग हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति कैसी है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में की गई थी। उसके बाद आपका कहा गया है भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था। तो उपयुक्त कथनों में से आपको बताना है कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं। तो पंचवर्षीय योजना की जब बात आती है तो ये रूस से ली गई है, ना कि आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, तो ये आपका गलत है। और 1951 से शुरू किया है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना आपका 1951 से 1956 तक चला है, तो ये आपका सही है, जबकि दूसरा आपका गलत है। तो आपका ऑप्शन केवल ए हो जाएगा कि केवल एक सही है। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? बजट 2022-23 में हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू करने की घोषणा की गई 2022-23 में। दूसरा, इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक 5 MMT हरित हाइड्रोजन प्रतिवर्ष उत्पादित करना है। इनमें आपको बताना है कि कौन सा आपका सही है। यहाँ MMT का जो मतलब है वो आपका क्या है? मिलियन मीट्रिक टन। ठीक है, तो इसमें आपका बजट 2022-23 में हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत करने की घोषणा की गई, ये तो सही है आपका। लेकिन 2030 तक जो 5 आपका MMT है वो 5 MMT ना होकर इसका जो ये मिनिमम 5 MMT होगा। ठीक है, 5 MMT ना होगा पूरी तरीके से, ये मिनिमम 5 MMT होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन प्रतिवर्ष उत्पादित करना है, कम से कम आपको 5 MMT हरित हाइड्रोजन प्रतिवर्ष उत्पादित करना है। तो सिर्फ यहाँ पर केवल एक आपका सही है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल एक। नेक्स्ट है, कोयला उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2020-21 की बात है। छत्तीसगढ़ 22.12% संपूर्ण उत्पादन में हिस्सेदारी के साथ देश में कोयला उत्पादन में शीर्ष पर है। सर्वाधिक उत्पादन हिस्सेदारी निजी क्षेत्र की है। भारत में कोयले के निक्षेप गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। आपको ये बताना है कि जो आपका ये तीनों कथन दिए गए हैं इसमें आपका सही क्या क्या है। तो उत्पादन में अगर शीर्ष राज्यों की हिस्सेदारी की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ पहले पर आता है और इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? 22.12%। तो पहला तो आपका सही है। दूसरे की बात करते हैं तो इसमें सर्वाधिक जो निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 96% है और निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 4% है। तो यानी दूसरा आपका गलत है। सार्वजनिक की कितनी है? 96% और निजी क्षेत्र की मात्र 4% है। तो सर्वाधिक उत्पादन हिस्सेदारी जो निजी क्षेत्र की बता रहा है वो आपका गलत है। और तीसरा आपका कह रहा है कि भारत में कोयले के निक्षेप गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। तो ये आपका सही, तो पहला और तीसरा केवल सही है। तो जो विकल्प में पहला और तीसरा हो वही आपका सही होगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य हैं? ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक गण के सदस्य कौन कौन है ये आपको बताना है। राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। दूसरा है संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, दिल्ली एवं पुडुचेरी को भी लेकर। फिर है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। और फिर है सभी राज्यपाल तथा उपराज्यपाल। इसमें आपको बताना है कि कौन से लोग हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचन है तो निर्वाचक गण के सदस्य होते हैं। तो आपका अनुच्छेद 54 में बताता है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा जिसमें संसद आपका जो लोकसभा और राज्यसभा है और राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुडुचेरी की विधानसभाओं के भी सदस्य आपके शामिल होंगे। तो देखिए, संघ राज्य क्षेत्र राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य ये आपका हो गया। फिर आपका संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य ये भी आपका हो गया। ठीक है, इसके अतिरिक्त क्या होगा कि निर्वाचक मंडल में संसद तथा राज्य विधानमंडल के जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, उन्हें तो जो मनोनीत किए जाएंगे वो तो शामिल नहीं होंगे, बाकी जो हैं वो आपके शामिल होंगे। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे लेकिन जो मनोनीत होंगे वो शामिल नहीं होंगे। तो आपके 1, 2, 3 तो शामिल। अब रही बात राज्यपाल और उपराज्यपाल की, तो ये शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, तो सिर्फ 1, 2 और 3 ही शामिल होंगे, बाकी शामिल नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम इसका आंसर देखें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल 1, 2, 3। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान की किस अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार उल्लिखित है? ठीक है, संविधान की किस अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का जो अधिकार है वो उल्लिखित है? तो ये किस अनुसूची में है? तो ये 7वीं अनुसूची में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के लिए कितने मद दिए गए हैं? यानी वो कितने मद जो हैं वो नगर पालिकाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? तो ये आपके 18 मद हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या उल्लिखित है? संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। यानी संसद जो है और राष्ट्रपति और दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। बिल्कुल सही है ये। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। तो आपको ये बताना है कि राष्ट्रपति जो है वो किसी भी सदन का सदस्य होता है या नहीं होता है। तो ये भी आपका सही है कि वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, यानी
एक और दो दोनों सही हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एक और दो दोनों सही हैं। ठीक है, जो राष्ट्रपति होता है वो संसद का किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन जो संसद बनेगी वो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा तीनों को मिलाकर बनेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी जाति अनुसूचित मानी जाएगी, यह निश्चय करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? ठीक है, कोई जाति अनुसूचित है या नहीं ये निर्धारित करने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति को प्राप्त है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना गया है? संघीय व्यवस्था में किसे संविधान का संतुलन चक्र माना गया है? तो न्यायपालिका को संविधान का संतुलन चक्र माना गया है। नेक्स्ट है, संघीय प्रणाली का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय राजनीतिक प्रणाली में नहीं पाया जाता है? ये आपको यहाँ पर सारे विकल्पों को देखना पड़ेगा। संविधान की सर्वोच्चता, संघ और राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों का वितरण, संसद की सर्वोच्चता, या फिर संविधान के निर्वचन में न्यायालयों का प्राधिकार। तो इसमें आपको क्या नहीं मिलता है? तो संसद की सर्वोच्चता आपको देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या किस राज्य में निवासित है? जब अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं तो वो आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक रहा है। तो मलिन बस्तियों का सबसे ज़्यादा प्रतिशत कहाँ रहा है आपका? तो ये मुंबई में रहा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? तो दिए गए विकल्पों में मिलियन शहर कौन सा नहीं है? तो मुरादाबाद जो है वो मिलियन शहर नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर होता था। तो ये बात सही है। ठीक है, कि संबंध तो बहुत पुराना है लेकिन समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभाग से ज़्यादा संपर्क होता था। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं था। ये भी आपका सही है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, एक और दो दोनों। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है? भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। तो ये दोनों सही हैं। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियाँ हैं। ये भी सही है। आपका जो लास्ट है कि भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक स्थिर भाग है। तो ये गलत है। ठीक है, और हमें असत्य ही ढूंढना था। तो असत्य क्या हो जाएगा आपका कि भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक स्थिर भाग है। नहीं, ये स्थिर भाग नहीं है, बल्कि यहाँ पर हलचलें होती रहती हैं। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय नदियों को मुख्यतः कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? मुख्यतः अगर हम बात करें तो दो भागों में बांटा गया है, एक हिमालयी नदियाँ, एक प्रायद्वीपीय नदियाँ। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, काकोरी कांड मुकदमे में किस क्रांतिकारी को फांसी पर लटका दिया गया था? काकोरी कांड के दरमियान किसे फांसी पर लटकाया गया था? तो अशफाक उल्लाह खां को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल अंग्रेजी के अतिरिक्त बंगाली, अरबी और फारसी भाषाओं का जानकार था? तो ये जो गवर्नर जनरल थे वो आपके वारेन हेस्टिंग जी थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार बनी थी? तो सबसे पहले साम्यवादी सरकार जो आपको देखने को मिलेगी वो आपको केरल में मिलेगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं? घाट प्रभा, तुंगभद्रा, भीमा और लक्ष्मण तीर्थ में आपको बताना है कि कौन सी नदियां जो हैं वो आपकी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो आपका घाट प्रभा है, तुंगभद्रा है और भीमा, ये तीनों हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 1, 2, 3 ये तीनों हो जाएंगे।
लक्ष्मण तीर्थ जो है वो आपकी कावेरी की है। किसकी है? कावेरी नदी की। चलिए नेक्स्ट है, एशिया महाद्वीप में मानसूनी जलवायु मुख्यतः पाई जाती है दक्षिण एशिया में, पश्चिम एशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया में। तो ये कहाँ पर पाई जाती हैं? तो ये आपका दक्षिण एशिया में और आपका दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है। तो 1 और 3 दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो मानसूनी जलवायु पाई जाती है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है? दक्षिण पूर्व एशिया में और दक्षिण एशिया में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 1 और 3 दोनों में। नेक्स्ट है, लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर अक्षांशों के मध्य सक्रिय जेट धाराओं को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो जो 27 से 30 के बीच में जेट धाराएं होती हैं उन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1881 में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना की गई तथा उसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। तो ये आपका सही है। 1872 में पहले किया गया था, पहली जनगणना हुई थी और लॉर्ड मेयो के टाइम में। उसके बाद 1881 से रेगुलर जनगणना शुरू हुई थी। दूसरा क्या है, भारतीय जनगणना जनसांख्यिकी सामाजिक तथा आर्थिक आंकड़ों का सबसे बृहद स्रोत है। ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर। यहाँ पर आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। तो मानसूनी वन जो है वो क्या है? आपके सागौन और साखू हैं। ठीक। विषुवत रेखीय वन की अगर हम बात करते हैं तो विषुवत रेखीय वन में आपको महोगनी और रोजवुड आपको देखने को मिल जाएगा विषुवत रेखीय वन में। भूमध्य सागरीय वन की अगर हम बात करते हैं तो भूमध्य सागरीय वन में आपको क्या मिल जाएगा? आलू बुखारा एवं जैतून। आलू बुखारा एवं जैतून। और शंकुधारी वन में अगर हम बात करें तो चीड़ तथा फर है। तो इसका क्या हो जाएगा? 3 4 1 2। 3 4 1 2। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 3 4 1 2 दिया है। नेक्स्ट है, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है? डार्लिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका पश्चिमी और दक्षिणी तट पर है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिणी पश्चिमी तट पर आपको क्या मिल जाएगा? डार्लिंग श्रृंखला मिल जाएगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भाषा और देश। यहाँ आपको बताना है कि कौन सा देश जो है और उसमें कौन सी भाषा नहीं है। ठीक है, सुमेलित नहीं है। बाकी तो आपको सुमेलित इसमें दिया हुआ है। तो देखिए डेनिश जो है डेनमार्क का है, ये सही है। डच नीदरलैंड का है, ये भी सही है। मंदारिन चीन का है, ये भी सही है। भाषा जो है वो आपका कहाँ का है? भाषा इंडोनेशिया की भाषा है। और भाषा कहाँ की भाषा है? इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया की है। थाईलैंड की अगर हम बात करें तो थाई है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो ये सुमेलित नहीं है वो कौन सा सुमेलित नहीं है? भाषा। भाषा कहाँ का है? तो ये आपका थाईलैंड इंडोनेशिया का है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? विषुवत रेखा को पार करने वाली जो नदी है 2 बार, वो आपकी जायरे नदी है। भारत में हरित राजमार्ग नीति की शुरू की गई थी। तो भारत में हरित राजमार्ग की नीति कब शुरू की गई? 2015 में। नेक्स्ट है, भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षय से हुई है? तो काली कपास जो मृदा है वो जो है आपकी ज्वालामुखी चट्टान से जो लावा निकला है उससे हुई है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित दर्रों को पश्चिम से पूर्व दिशा के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपका ये दर्रा दिया गया है और आपको पश्चिम से पूर्व की दिशा में क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सबसे पहले बारालाचा हो जाएगा, फिर सिपकिला हो जाएगा, फिर जलेप्पा हो जाएगा, फिर आपका बोमीडीला हो जाएगा। यानी ये जो क्रम दिया गया ऊपर से नीचे, ये पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो सबसे पहले 1 2 3 और 4, ये 1 2 3 4। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है कहाँ कहाँ? तो बारालाचा और सिपकिला की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में है। जलेप्पा जो है
ये आपका सिक्किम में, और बोमडिला दर्रा जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कमोरिन के मध्य स्थित है? तो ये कृष्णा डेल्टा और केप कमोरिन के मध्य जो स्थित है वो आपका क्या है? कोरोमंडल तट है। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिमालय फ्रंटियर थ्रस्ट स्थित है। हिमालय जो फ्रंटियर थ्रस्ट है वो कहाँ स्थित है? तो ये आपका गंगा मैदान एवं शिवालिक के मध्य है, हिमालय फ्रंटियर थ्रस्ट HFT। ये क्या होता है? डिवाइडेशन होता है, मतलब जैसे आपका मध्य हिमालय, आपका जो बृहद हिमालय है और उसके बाद मध्य हिमालय है, और आपका जो ट्रांस हिमालय है, बृहद हिमालय है, इन सबको अलग करने वाले पॉइंट को हम अलग अलग नाम देते हैं। तो उसी प्रकार आपका क्या है? हिमालय जो फ्रंटियर ट्रस्ट है वो आपका गंगा मैदान एवं शिवालिक के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित द्वीपों में युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? यानी 10 डिग्री या चैनल या 10 डिग्री चैनल जो है उसके द्वारा आपस में कौन सा पृथक होता है? तो ये आपका पृथक होता है छोटा अंडमान व निकोबार। ठीक है, छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य क्या होता है? ये आपका 10 डिग्री के द्वारा पृथक होता है। ठीक है, निकोबार और हम क्या नाम है, मालदीव एवं लक्षद्वीप की अगर हम बात करें, या निकोबार एवं सुमात्रा एवं जावा, इन तीनों को अगर हम देखें तो निकोबार एवं सुमात्रा जो होता है, ठीक है, तो ये आपका ग्रैंड चैनल के माध्यम से अलग होता है। किसके माध्यम से? ग्रैंड चैनल के माध्यम से। ठीक है, और आपको जो मालदीव एवं लक्षद्वीप होता है, ठीक है, मालदीव और लक्षद्वीप, तो यहाँ दो चीज़ें हैं। मालदीव और मिनिकॉय जो आता है वो आपका 8 डिग्री चैनल, और लक्षद्वीप और मिनिकॉय जो होता है, ठीक है, मालदीव फिर मिनिकॉय जो है वो 8 डिग्री से, और 8 डिग्री के ऊपर जब हम चलेंगे तो मिनिकॉय, देखिए आपका मालदीव है और मिनिकॉय है, इसके बीच में 8, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9। ठीक है, तो मालदीव आपका लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य आपका क्या आ जाता है? 9 डिग्री चैनल, और आपका मालदीव और मिनिकॉय जो है उसके बीच में आपका आ जाता है 8 डिग्री चैनल। अगर हम एक रेखा के माध्यम से समझें तो कुछ इस तरीके से आपका बनेगा 1 2 3। ठीक है, अगर हम यहाँ पर मालदीव की बात करें, सबसे नीचे आपका मालदीव, फिर मिनिकॉय और फिर आपका लक्षद्वीप है। तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में अगर हम देखें तो 8 डिग्री चैनल आपको मिलेगा। मिनिकॉय और लक्षद्वीप में देखें तो आपको 9 डिग्री चैनल मिलेगा। बस यही है। ठीक है, तो जो 10 डिग्री है वो आपका अंडमान एवं निकोबार को अलग करता है। एक आपका आता है डंकन पास, तो दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान के मध्य चीज़ें हैं जो डंकन पास है। और कोको द्वीप है जो, वो आपका जो कोको द्वीप और अंडमान जो है उसका जो वो कोको स्ट्रेट के से अलग होता है। आपका कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान जो है वो कोको स्ट्रेट से होता है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमालय को बांटा गया है और विभिन्न नदियों के मध्य हिमालय के अलग अलग भाग दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको मैच कराना है कि किसमें आपका पंजाब हिमालय कहाँ से कहाँ तक किन नदियों के बीच में है, फिर कुमाऊं हिमालय की नदियों के बीच में, नेपाल हिमालय की नदियों, ये 2 नदियों के बीच में जो हिमालय पड़ता है उसी को डिवाइड किया गया है। तो आपका जो पंजाब हिमालय है वो सिंधु नदी और सतलज नदी, ठीक है, पंजाब हिमालय कहाँ कहाँ है? तो सिंधु नदी और सतलज, यानी ऑप्शन 4, वो देखें ये आपका 4, सतलज तथा सिंधु नदी के बीच, तो पंजाब हिमालय कहा जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपका क्या हो गया? पहले सिंधु हो गया, फिर सिंधु से सतलज, 2 नदी हो गई, तो इसके बीच के को हम क्या कहेंगे? पंजाब हिमालय। अब उस सतलज के बाद सतलज से काली नदी के बीच को हम क्या कहेंगे? कुमायूं हिमालय। सतलज और काली नदी के बीच को हम क्या कहेंगे? कुमायूं हिमालय। ठीक है, अच्छा, जहाँ काली नदी मतलब सतलज और काली नदी के बीच कुमायूं हो गया। अब फिर काली नदी से लेकर हम तीस्ता तक देखेंगे तो वहाँ तक आपका क्या हो जाएगा? काली और तीस्ता के बीच में आपका नेपाल हिमालय हो जाएगा। अच्छा, तीस्ता के बाद तथा और दिहांग तक आपका क्या हो जाएगा? असम हिमालय हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखें तो आपका 4 3 2 1 बन रहा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
भारतीय वर्षण की प्रादेशिक विविधताओं के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हिमालय में वर्षण मुख्यतः हिमपात के रूप में होता है। यहाँ पर आपको विचार करना और फिर बताना है सत्य कौन कौन सा है। ठीक है, तो ये आपका सही है। हिमालय में वर्षण जो मुख्यतः हिमपात के रूप में होता है, बिल्कुल। तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा शरद ऋतु के आरंभ में होती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जब मानसून लौटता है तभी होती है वहाँ पर। फिर उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है, ये गलत है। पश्चिम से पूर्व की ओर मानसून की मात्रा जो है वो, वर्षा की मात्रा जो है वो बढ़ती जाती है, और सबसे ज़्यादा आपका कहाँ होता है? चेरापूंजी के पास, मासीराम में होता है। तो ये तीसरा गलत है, तो पहला और दूसरा सही, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है आपका मैंग्रोव वनों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मैंग्रोव वन तटवर्ती क्षेत्रों में जहां ज्वार भाटा आते हैं वहां की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है, तो ये चीज़ सही है। फिर है मैंग्रोव पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं, ये भी सही है। तो एक और दो दोनों से, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। ठीक है, भूगर्भीय जलादोहन होता है वहाँ पर। नेक्स्ट है किस फसल को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं? कौन सी फसल है जो कौन सी, हालांकि सारी दालें हैं जो नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं, लेकिन कौन सी दाल छोड़कर इसमें आपको बताना है, तो वो आपकी है अरहर की दाल, इसे तूर भी कहते हैं। नेक्स्ट है एक तरफ बीमारी है, एक तरफ जीवाणु और विषाणु से आपको बताना है जीवाणु, विषाणु या कवक किससे होता है। तो जो आपका कालाजार है, असत्य सूची युग्म का चयन करना है। ठीक है, असत्य यहाँ पर युग्म का चयन करना है। तो कालाजार जीवाणु से होता है, तो ये आपका असत्य है, क्योंकि कालाजार जीवाणु से न होकर ये एक प्रोटोजोआ जनित बीमारी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए ही इसका असत्य है। बाकी गंजापन कवक से होता है, हर्पीज विषाणु से होता है, ट्रिकोमा विषाणु से होता है, जबकि कालाजार जो है प्रोटोजोआ से होता है। नेक्स्ट है जड़ के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। अंकुरण के समय बीज का प्रांकुर जड़ का निर्माण करता है। जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोम जैसे भाग को रूट हेयर कहते हैं। इसमें आपको विचार करना है कि क्या सही है। तो अंकुरण के समय बीज का प्रांकुर जड़ का निर्माण करता है, ये गलत है। जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोम जैसे भाग को रूट हेयर करते हैं, ये आपका सही है। तो सिर्फ यहाँ पर दूसरा सही है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, किस विटामिन में रेटिनाल और रेटिनोइक एसिड होते हैं? कौन सा विटामिन है इसमें रेटिनाल और रेटिनोइक होते हैं? तो ये आपका विटामिन ए है। नाम से स्पष्ट है, रेटिना आँख, एक तरीके से अनुमान आप लगा लीजिए आँखों से संबंधित, तो विटामिन ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? कैल्शियम का समृद्ध स्रोत इनमें से कौन सा नहीं है? तो गाजर जो है वो कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है। ठीक है, गाजर जो है वो विटामिन ए का स्रोत है। विटामिन B12 एक फोलिक एसिड की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B12 एवं फोलिक एसिड की कमी से आपको कौन सा रोग होगा? तो ये आपका होगा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो होता है वो B12 की कमी से होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के कारण होती है? तो इन चारों में से कौन सी ऐसी बीमारी है जो आपकी जीवाणुओं के कारण होती है? तो एंथ्रैक्स होती है जो जीवाणु के कारण होती है। लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा तथा अधिकतम घनत्व की स्थिति में पानी का आयतन कितना होगा? जब भी पानी का घनत्व जब पूछे कि अधिकतम कब होगा, तो ये आपका जो होता है वो 277 केल्विन पर आयतन न्यूनतम होता है, और उस समय क्या होगा? घनत्व आपका अधिक होगा। या यूँ कहें 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका क्या होता है? घनत्व मैक्सिमम होता है। ठीक है, अब इससे हम कम करेंगे तो भी इसका घनत्व कम होगा, और ज़्यादा करेंगे तो भी इसका घनत्व कम होगा। इसका जो ग्राफ बनेगा वो आपका कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है,
और ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड, इस पर हम टेम्परेचर ले लें, इस पर हम डेंसिटी ले लें, तो आपका क्या होगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम होगा, फिर उसके बाद घटना शुरू हो जाएगा। ठीक, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तो 273 में जब आप 4 जोड़ेंगे 273 केल्विन होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो 4 कितना हो जाएगा, तो 4 जोड़ दीजिए 277 केल्विन। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आयतन न्यूनतम होगा। नेक्स्ट है 1906 ईस्वी में डिप्रेस्ड क्लासेज मिशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। डिप्रेस्ड क्लासेज मिशन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये किया गया था BR शिंदे के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अंग्रेज लेफ्टिनेंट गवर्नर कैंपबेल ने निम्न में से किस सत्याग्रह विद्रोह का समर्थन किया था। अंग्रेज लेफ्टिनेंट गवर्नर कैंपबेल ने किस सत्याग्रह का समर्थन किया गया, तो पाबना विद्रोह को इन्होंने समर्थन किया था। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने खाद्यान्न पर से जकात नामक कर हटा दिया था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने जकात पर से खाद्यान्न पर से जकात नामक कर हटा दिया था, तो यह सिकंदर लोदी ने किया था। पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने भटकल में एक कारखाना खोलने की अनुमति प्राप्त करने के उद्देश्य से किसे कृष्णदेव राय के दरबार में भेजा था, तो ये भेजे थे फादर लुई को। ध्वनि के विषय में निम्न कथनों में असत्य की पहचान करें। ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे यांत्रिक तरंगे होती हैं, तो पहला ही असत्य है, ये अनुप्रस्थ ना होकर अनुदैर्ध्य होती हैं। इनका जो कंपन होगा कुछ इस तरीके से होता है, संपीड़न विरलन में होता है। ठीक है, ना कि स्ट्रिंग और गर्त के रूप में होता है। दूसरा विकल्प देखने की जरूरत नहीं था यहाँ पर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ठीक है, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, तो सुमेलन में क्या हो जाएगा आपका, ब्रह्मगिरी पहाड़ी जो है वो आपका कावेरी से हो जाएगा। बेरी नाग सीता झरना जो है वो आपका झेलम से हो जाएगा। महाबलेश्वर जो है वो आपका कृष्णा से हो जाएगा। छोटा नागपुर पठार आपका किससे हो जाएगा, सुवर्ण रेखा से। 1 2 3 4 यही आपका क्रम हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 2 3 4। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। कौन सा नगर किस नदी के किनारे है, तो इसमें आपको बताना है कि सही सुमेलित नहीं है। तो बर्लिन जो है वो राइन नदी के किनारे होकर स्प्री नदी के किनारे है। किस नदी के, स्प्री नदी के किनारे है। और लंदन आपका टेम्स नदी, ये तो सही है। न्यूयॉर्क हडसन सही है। वियना डेन्यूब सही है। जो आपका बर्लिन है वो राइन नदी के किनारे नहीं है बल्कि स्प्री नदी के किनारे है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सही सुमेलित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ फिर से मिलाना है, वही चीज़ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विद्याशंकर मंदिर जो है आपका कहाँ है, कर्नाटक में है। राज रानी मंदिर की अगर हम बात करें तो राज रानी मंदिर आपका कहाँ पर है, तो ये उड़ीसा में है। कंदरिया महादेव मंदिर की अगर हम बात करें तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। भीमेश्वर स्वामी मंदिर की बात करें तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है। तो आपका क्या हो जाएगा, 2 4, उसके बाद कंदरिया महादेव मंदिर आपका कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। 3 और फिर 1, 2 4 3 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, आपको यहाँ पर उत्तर भी बताना है। ठीक है, छोटा करते हैं इसे। अब आप देखिए, तो बैतूल जो है वो आपका किस नदी के किनारे है, तो बैतूल ताप्ती नदी के किनारे है। किस नदी के, मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी के किनारे है बैतूल। अगर हम जगदलपुर की बात करें तो जगदलपुर आपका इंद्रावती नदी के किनारे है। जबलपुर अगर हम बात करें तो नर्मदा नदी के किनारे है। और उज्जैन जो है वो क्षिप्रा नदी के किनारे है। ठीक है, तो 4 फिर 1 फिर 2 फिर 3, 4 1 2 3, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियों में से कौन सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी की अगर हम बात करें तो कौन सबसे लंबी है, अमेजन।
नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें सम्मिलित करना है, इसे हम छोटा करते हैं थोड़ा। उसके बाद इसके उत्तर को हमें बताना है। तो खनिज जो है आपका, इसको एक सूची 1 को सूची 2 से और उस कोड का प्रयोग करके मैं, तो खनिज अगर हम बात करें तो खनिज जो है वो आपका आपको सूची 2 में देखिए तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये समाप्त होने योग्य है। उचित शब्द यही लग रहा है कि समाप्त होने योग्य है। सौर ऊर्जा जो है वो आपका असमाप्त होने योग्य है। वनारोपण से वर्षा होता है। बायोगैस मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो खनिज आपका खनिज क्या है, समाप्त होने योग्य यानी तीसरा। सौर ऊर्जा की अगर हम बात करें तो चौथा हो जाएगा असमाप्त होने योग्य। बायोगैस की अगर हम बात करें तो मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। और वनारोपण वर्षा है हो जाएगा। ठीक है, तो 3 4 2 1, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर है? तो सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान क्यू इंग्लैंड में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सा युग्म इसमें जो है वो सही सुमेलित नहीं है। एड्रियाटिक सागर की रानी रोम को कहा जाता है। लारेन कोयला क्षेत्र फ्रांस को कहा जाता है। वेस्ट मिडलैंड्स बर्मिंघम को, या टूला फिर रूस को? तो इसमें कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? तो एड्रियाटिक सागर की रानी जो है वो रोम को नहीं कहा जाता है। बल्कि किसे कहा जाता है? वेनिस को कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है? प्रातःकालीन शांत स्थल किसे कहा जाता है? तो कोरिया को कहा जाता है। नेक्स्ट है हार्नबिल त्यौहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्यौहार है, या भारत के इनमें से किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? तो हार्नबिल आपका नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जश्न ए रेख्ता क्या है? विभिन्न भारतीय नृत्य रूपों का जश्न मनाने के लिए वार्षिक नृत्य समारोह जिसका आयोजन चेन्नई में किया जाता है। संत कबीर दास की यादगार मनाने के लिए वार्षिक कविता उत्सव जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाता है। फसल कटाई के मौसम का जश्न मनाने के लिए वार्षिक उत्सव जिसका आयोजन मुंबई में आयोजित किया जाता है। उर्दू भाषा का जश्न मनाने के लिए वार्षिक साहित्यिक उत्सव जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाता है। जश्न ए तख्ता क्या है? तो ये आपका उर्दू भाषा का जश्न मनाने के लिए वार्षिक साहित्यिक उत्सव है जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाता है। सो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है? पूर्ण कुंभ मेला जो है वो कितने वर्षों में आयोजित किया जाता है? तो हर 12 वर्ष में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है पंडित बिरजू महाराज निम्न में से किस नृत्य शैली से संबद्ध थे? तो पंडित बिरजू महाराज जी जो है वो कथक शैली से संबद्ध थे। नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश कला परिषद के सहयोग से भारत सरकार द्वारा वर्ष यानी किस वर्ष में खजुराहो नृत्य उत्सव का शुभारंभ किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1975 में। नेक्स्ट है श्री भगवान महावीर सरकारी संग्रहालय, ठीक है, राज्य में बताना है कि स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है महावीर संग्रहालय। नेक्स्ट है केंद्रीय हिंदी संस्थान भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 1960 ईस्वी में स्थापित एक स्वायत्त शैक्षणिक संस्थान है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय हिंदी संस्थान का जो मुख्यालय है वो आगरा में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ भारत के किस शहर में स्थित है? तो ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक राजाओं की घाटी कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? मिस्र में स्थित है। नेक्स्ट है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस एक रोमन कैथोलिक बेसिलिका है जो
किस राज्य में स्थित है और यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में से एक है? तो ये स्थित है गोवा में आपका। नेक्स्ट है वेणुवन विहार बौद्ध मठ निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये आपका स्थित है त्रिपुरा में। वेणुवन विहार बौद्ध मठ त्रिपुरा में है। 1950 में तत्कालीन इंडोनेशियाई राष्ट्रपति भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस की शोभा बढ़ाने वाले मुख्य अतिथि थे। तो इंडोनेशियाई राष्ट्रपति का पूरा नाम नाम क्या था? तो इनका नाम है सुकर्णो। भारत की सबसे युवा महिला पर्वतारोही कौन है जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है? तो सबसे युवा पर्वतारोही हैं आपकी शिवांगी पाठक, जिनकी उम्र 16 साल है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सबसे पहले भारतीय महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीबी। अगस्त 2023 में आईटी कंपनी इंफोसिस ने किसे अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं राफेल नडाल जी। नेक्स्ट है जुलाई 2023 में 23वां एससीओ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है भारत के द्वारा। अगस्त 2023 में घोषित 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा आपका रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट को। नेक्स्ट है जून 2023 में चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है मध्य प्रदेश को। 32वां सरस्वती सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है शिव शंकरी जी को। अगस्त 2023 में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन किस तिथि को किया जाएगा? तो ये किया गया है 12 अगस्त को। अगस्त 2023 में 15वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये किया गया है आपका दक्षिण अफ्रीका में। जुलाई 2023 में नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है आपका लिथुआनिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2023 में किस सार्वजनिक कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड को 2023 में महारत्न का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। धीर, शांत, उत्तेजित तो क्रुद्ध हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो एक निश्चित तरीके से दिए गए शब्दों के समूह के साथ संगत है। बोकारो, भिलाई, राउरकेला तो आपका दुर्गापुर हो जाएगा। ठीक है, सब इस्पात संयंत्र है। फिर आ गया है आपका एक निश्चित कूट भाषा में एवॉइड को 85395 और मल्टी को 56679 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में इवेंट को किस प्रकार लिखा जाएगा? ठीक है, तो अगर हम बात करें तो एवॉइड जो है तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा? ये 1 है तो इसका रिवर्स आपका 26 हो जाएगा। 26 को जो जोड़ेंगे तो आपका 6 2 8 हो गया। ठीक है, वी आपका कितना है? 5 है तो ये आपका 21 हो जाएगा। 21 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए सिंगल जो आपका रहेगा, जैसे वी आपका कितना है? 5 है तो इसे ये आपका 5 ही रहेगा। फिर आपका क्या हो जाएगा? ओ जो है वो आपका 12 है तो 12 को जोड़ेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका कितना है? ये देखिए ये रिवर्स है आपका। ठीक,
ए का रिवर्स 26, वी का रिवर्स हम 5 रिवर्स हम देख रहे हैं, और ओ का आपका कितना हो गया 12, फिर आपका आई का कितना हो जाएगा 18, तो 18 को जब जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और फिर आपका डी आ जाएगा, तो डी आपका कितना हो जाएगा 23, ये रिवर्स से है सब, तो 3 2 5, ठीक। तो 8 5 3 9 5, फिर आपका मैच कर गया ये। इसी प्रकार मल्टी को हम 5 6 6 7 9 लिखेंगे। तो फिर इवेंट को जब हम उल्टा करके लिखेंगे तो इवेंट का आपका कितना है, ई का जब देखेंगे तो आपका ये रिवर्स से देखेंगे तो आपका आएगा 22, ठीक है। तो 22 को जोड़ेंगे तो 2 2 4 हो गया, तो 4 सब में है। फिर वी की अगर हम बात करेंगे तो वी आपका आता है 5, तो आपका 5 ही रहेगा। ई की अगर हम बात करें तो ई फिर 4 हो जाएगा, तो 4 5 4, तो ऑप्शन डी इसका देखिए मिल गया है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। 7 56 28 224 112, ठीक है। तो देखिए 7 को 4 से गुणा कराए 28 हो गया, 28 को 4 से गुणा कराए तो 112 हो गया, ठीक। इसी प्रकार आपका 56 को हम 4 से गुणा कराएं तो 224 हो गया, 224 को 4 से गुणा कराएं तो कितना हो जाएगा, तो 224 को 4 से गुणा करें 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, 4 दूनी 8 896, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है आपका ये तालिका दिया गया है, इस तालिका में आपको भरना है। तो 28 8 कितना हो गया, देखिए तालिका में 28 8 36 और 36 का वर्गमूल 6, उसी प्रकार 13 और 18 जोड़ेंगे तो 81 81 का वर्गमूल 9, तो 94 में कितना जोड़ें कि उसका वर्गमूल 13 हो जाए, ठीक है। तो हम जानते हैं कि 169 होता है 13 का वर्ग। देखिए इन दोनों को जोड़ने पर इसका नीचे वाले का वर्ग आता है, तो इन दोनों को जोड़ने पर हमें नीचे वाले का वर्ग 169 होना चाहिए, तो 94 है ही है, 9 में से 4 गया 5, 16 में से 9 गए 7, 75 हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 75 यहाँ पर होगा, 75 94 जोड़ने पर उस 13 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। यह क्वेश्चन आपका है, कृतिका दक्षिण की ओर 6 मीटर चलती है, 6 मीटर चलिए मान लीजिए दक्षिण की ओर चली, और फिर वह दाईं ओर मुड़ती है, 6 मीटर चलती है, फिर 6 मीटर चली, और वह बाईं ओर मुड़ती है और 5 मीटर चलती है, फिर 5 मीटर चली, फिर वह बाईं ओर मुड़ती है और 6 मीटर चलती है, 6 मीटर चल गई, फिर वह बाईं ओर मुड़ती है और 5 मीटर चलती है, 5 मीटर चल गई। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, सभी मोड़ की ओर 90 डिग्री, तो इसका मुख उत्तर की ओर ही होगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 20 प्रोटॉन और 21 न्यूट्रॉन हो। देखिए प्रोटॉन ही परमाणु संख्या होती है तो 20 ही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर टेकर द्वारा प्रतिपादित किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन शामिल नहीं है, तो इनके द्वारा जो क्लासिफिकेशन किया गया उसमें आपका एंडोस्पोर्स शामिल नहीं है, बाकी तीनों शामिल है। किस क्रांतिकारी ने बम का दर्शन लिखा, ठीक है, बम का दर्शन किसने लिखा था, तो ये लिखा गया था भगवती चरण बोहरा के द्वारा। कांग्रेस के संस्थापक एवो ह्यूम की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये लिखी गई थी विलियम वेडरवर्न के द्वारा। आपको यहाँ पर सुमेलित करना है, फिर कोट का उत्तर देना है, ठीक है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, बी एस श्रीनिवास शास्त्री जो है वो इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन से इनका संबंध है। बी डी सावरकर जो है, बी डी सावरकर हिंदू महासभा से संबंधित हैं। रामास्वामी नायकर जो हैं, रामास्वामी नायकर आपके जस्टिस पार्टी से संबंधित हैं। और बी टी रणदिवे जो हैं वो आपके कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखें तो 4 2 3 1 इसका कोट आएगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो भारतीय नाट्य अकादमी की स्थापना जो है 1975 में हुई है। भारतीय नाट्य अकादमी की स्थापना कब हुई है, वो 1975 में। एक आपका दूसरा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई है, तो 13 नवंबर 1963 में हुई है।
राष्ट्रीय कथक संस्थान की अगर हम बात करें तो इसका जो स्थापना हुई है वो 88-89 में हुई है और अयोध्या शोध संस्थान 1986 में हुई है। यानी 2-1 और फिर 4-3, 2-1-4-3 इसका कोट हो जाएगा 2-1-4-3। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2-1-4-3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से सही सुमेलित आपका क्या नहीं है। तो उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 2005 ये सही है। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग 1993 ये भी सही है। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग 1994 ये भी सही है। राज्य मानवाधिकार आयोग 2000 ये गलत है। ठीक है, राज्य मानवाधिकार जो है वो 2002 में स्थापित हुआ था, गठन हुआ था, ना कि 2000 में हुआ था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सुमेलित नहीं है, ये 2002 में हुआ था जबकि यहाँ पर 2000 दिया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। महाराजगंज, पीलीभीत, रामपुर, सिद्धार्थनगर। अब क्या बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से जिले नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। नीचे दिए गए कोर्सेज से उत्तर कीजिए। तो सिद्धार्थनगर करता है बिल्कुल। पीलीभीत सबसे पहले करता है। अगर हम पश्चिम से पूर्व करें तो सबसे पहले पीलीभीत ही मिलेगा हमें। रामपुर आपका नहीं करता है, रामपुर नहीं करता है। बाकी महाराजगंज, पीलीभीत और सिद्धार्थनगर तीनों करते हैं। तो 1, 2, 4 करते हैं, बाकी तीसरा नहीं करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका मत है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है। तो यहाँ भारतीयों के संदर्भ में देखना है कि किसने कहा था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है। ये वराहमिहिर ने कहा था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है। श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाने वाली आपकी फसल है कपास। और लास्ट क्वेश्चन आज का है, निम्नलिखित में से जनजात में 2 सही सुमेलित हैं। आपको बताना है कि कौन से सही सुमेलित हैं, यानी कौन कौन सी जनजात कहाँ कहाँ मिलती है। तो देखिए, केरिया उड़ीसा में पाई जाती है, ये सही है। खेरिया जो है उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है। ठीक है, खेरिया या केरिया अगर हम बात करें तो ये केरिया उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में मिलेगी, उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगी। अगर हम यान्दी की बात करें तो ये आपको तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में मिलेगा, राजस्थान में नहीं मिलेगा। तो खेरिया गलत है, यान्दी गलत है। पालियान जो है वो आपको तमिलनाडु में मिल जाएगा, तो चौथा सही है। 1 और 4 सही है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो इस तरीके से हमने 140 क्वेश्चन देखे जो कि आपका जीएस का पेपर आता है आरओ में। तो इसी तरीके से नेक्स्ट दिन भी हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।